जी जी, हो गया। आप लोगों ने लिख लिया? जी लिख लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और ये हम लोगों ने, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसमें हमारा जो पढ़ने का या सीखने का स्टाइल है, दैट इज नॉट लाइक, यानी किसी कन्वेंशनल तरीके से हम आगे नहीं जा रहे हैं कि हमें ये पता हो कि नॉलेज कितना ज्यादा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम इंशाल्लाह टच करेंगे सूरह अल फातिहा को। ठीक है। लेकिन सूरह अल फातिहा को हमने अप्रोच किस तरह से करना है, द आइडिया इज कि जो भी सूरह अल फातिहा के बारे में मैं पहले से जानता हूँ, मुझे उसको, उस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आना है। तो जैसे कि आप हजरात फादर हैं, आप लोग अगर जॉब में हैं तो वहां पर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप लीडर हैं, मेंटोर हैं, जो भी हैं, आप लोग डिफरेंट रोल्स के अंदर हैं, भाई भी हैं और मामू भी हैं। तो इन सारे रोल्स के अंदर एक कॉन्शियस पर्सन कैसा होता है जो जानी हुई इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में ला सके। तो आइडिया ये नहीं है कि हमने कोई कोर्स कवर करना है या हमने ज्यादा से ज्यादा आयतें या हदीसें जाननी है। ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोगों को फुलफिलमेंट इस तरह से होती है कि हमें काफी सारी, हम बहुत सारी आयतें या हदीसें पढ़ लें और हिफ्स कर लें, तो उसके साथ हमें लगता है कि हमें कोई स्पिरिचुअली मोटिवेशन या सेटिस्फेक्शन मिली है। अब यहाँ पर मुझे जो मेरा कंसर्न है, जिसकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया या बाकी जो भी मेरे प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये कंसर्न मेरा ये है कि इतना कुछ हम जानते हैं, लेकिन मेरे घर का माहौल खुशगवार क्यों नहीं होता, मेरे ऑफिस का माहौल डिस्टर्ब्ड क्यों है, हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है। इन सारे सवालों ने मुझे इस बात के सोचने के ऊपर मजबूर किया है कि वो क्या चीज हो सकती है जिसके बाद मैं एक मुतमईन, खुश अखलाक और अच्छे मामलात करने वाले इंसान की हैसियत से ना सिर्फ सोसाइटी में और बाहर, बल्कि अपने घर में एक रोल मॉडल नजर आऊं। ये आइडिया है। इसके लिए जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट किया जाता है, हम उस टॉपिक और उस प्रोसेस को इन सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए लेकिन लेकिन इसके साथ, चूंकि ये आइडिया, ये हो सकता है कि किसी को लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। तो इस पर्पज के लिए मैंने हाफ एन आवर 15 मिनट्स इस टॉपिक के लिए भी रखे हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो रिलीजन से मुतल्लिक है, हदीस से मुतल्लिक है, कुरान से मुतल्लिक है, या कोई भी इस तरह का कोई भी सवाल, तो हम उससे मुतल्लिक भी बात एज पर नीड ऑफ पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं या कर लेंगे। तो आज के सेशन में अगर किसी का ऐसा कोई सवाल होगा जो खास हदीस कुरान से मुतल्लिक होगा, उसको हम लास्ट 15 मिनट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस पेस में चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों में से ये जो आप लोगों के नाम आ रहे हैं, यही आप लोगों के नाम होंगे? आप लोगों में से कोई अपने नाम, सिटी का तारुफ करवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं आप सब लोगों के नेम कॉल करती हूँ, आप लोग अपने बारे में मुख्तसर अपना नाम, शहर जो बताना चाहें। पहले आ रहे हैं मेरे पास इकराम, इकराम हक। ये मैंने नाम ठीक बोला है? जी जी। ठीक है जी जी। बिल्कुल, इकराम उल हक। ठीक है। जी, अ, मैं इकराम उल हक हूँ और इस वक्त मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। और तो बस आई बिलोंग टू स्वात। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी। जी, आगे मेरे पास जी अब्दुल हई के नाम से नाम आ रहा है। जी, मैं बिशारत हुसैन हूँ ठीक है और जी। अब्दुल हई मेरे बेटे का नाम है। और मैं वाकैंड से हूँ। ठीक है। और बशारत भाई, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन क्या है इस सेशन को ज्वाइन करने से? व्हाट यू वांट टू रियली हैव इन योर लाइफ? या बेसिकली इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव टॉपिक कि रिफ्लेक्टिव किस तरह से है, प्लस लर्निंग क्या है। सो मैं खुद एक टीचर हूँ और हम्म। लर्निंग इज ऑल अबाउट to know something that is knowledge actually, which you don't know already. So इसमें आपकी अपनी भी लर्निंग होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी होती है इंसान की। हम्म। सो मैं थोड़ा सा बस इसी हवाले से देखना चाह रहा हूँ। आई ठीक मीन है।
शायद हमें कुछ अच्छी डिस्कशन का मौका मिले या राइट। कुछ नई चीज मिले। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फाइन। ठीक है, ये जो अभी आपने लर्निंग की डेफिनेशन बोली है, इसी बेसिस के ऊपर हम कुछ ऐड करेंगे इंशाल्लाह अभी फर्दर ऑन, जब हम आगे चलते हैं तो। अच्छा जी, फारूक हैं आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नाम फारूक अरशद और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और 22 ईयर से मैं बेसिकली दफाई इदारे से वाबस्ता हूँ और बाकी इधर ही वाकंट में ही रहायश है। तो ये मुख्तसर तारुफ है मेरा। आपको आपकी इस कोर्स को ज्वाइन करने से क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ? बेसिकली वही जो आपने जैसे बताया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है हम्म। और ये उसको लर्निंग में कन्वर्ट करके अपनी जिंदगी में जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि उस नॉलेज को उसमें किस तरीके से अपनी जिंदगियों के अंदर जो है ना हम हम्म। उसको ला सकते हैं, ठीक है। ताकि जो जिंदगी का मकसद है वो असल में तो अपने अमल को और किरदार को जो है ना वो बिल्ड करना है। तो उसके लिए जो है ना हमें सीखने की जरूरत है कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। राइट, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है नसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजरांवाला से हूँ। टीचिंग प्रोफेशन है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे ये है कि मेरे पास जो इल्म है वो मैं अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह ले आऊँ, कैसे रवैये मिल जाएं हम्म। जो मैं अपने घर में और बाहर इस्तेमाल कर सकूं। कुछ मैं करता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत है कि कोई ट्रिगर मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे मैं ज़्यादा मुतहरक होकर काम कर सकूं और अमली तौर पर उसको अपना सकूं। बिल्कुल ठीक। सही सही, इंशाल्लाह जी। यकीनन मेरा तो ख्याल है कि ऐसा होगा। अह ओके। एक साहब और थे, वो ड्रॉप हो गए। अच्छा जी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम आइडिया ऑफ लर्निंग के हवाले से, जो आप लोगों ने लिखा है। मोस्टली इस इंफॉर्मेशन से कि कुछ इल्म हासिल करना जो हम ना जानते हो, इसके अलावा किसी ने कुछ लिखा है? जी, हमारे साथ आगे हैं शाहिद इकबाल साहब। अगर आप कंफर्टेबली अपना तारुफ करवाना चाहें तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? आप आप चैट में भी लिख सकते हैं। अगर कोई माइक के साथ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे पास एम शफीक। वालेकुम। आवाज आ वालेकुम रही है? सलाम। जी जी, आ रही है। हाँ जी। जी शाहिद मेरा नाम है और जैसा कि फारूक अर्शद साहब ने बताया, एक दिफाई इदारे के साथ उसी डिपार्टमेंट में इनके साथ मैं भी होता हूँ। हम्म। और बेसिकली मैं भी यही चाह रहा था कि जिस तरह के जो कि हमारे आजकल माहौल है, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग कंजेस्टेड माहौल में काम कर रहे होते हैं, हम्म। तो वो उस चीज़ को मतलब कंजेशन को कम करने के लिए ताकि माहौल साजगार हो और मतलब ऐसा एक अच्छा माहौल हो जिसमें हम एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे हों और उसको लेके चल रहे हों, जो इसको कहते हैं कि भाईचारा और एक दूसरे ठीक। की हेल्प और एक दूसरे का ख्याल रखना, वो अपनी जिंदगियों में। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक आध सवाल कर लूं, अगर आप इजाजत दें तो? आवाज आनी बंद हो गई है। ओके। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं, फिर हमें मैं आपसे दोबारा वो इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लूंगी एक सवाल जो मेरे जहन में आया था आपकी बात सुन के। अच्छा, नेक्स्ट जी एम शफीक साहब। आप अगर जो तारुफ अपना करवाना चाहें, नाम, सिटी, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहम्मद सलाम। शफीक मेरा नाम है और मैं वाकंट से ही हूँ।
नवाबाद से, मलकाबाद से, गुलबर्ग के साथ जो है ना आगे। ठीक है जी, ठीक है। और आपका इस कोर्स को ज्वाइन करने से क्या चीज आप प्राइमरीली क्या चीज आप हासिल करना चाहेंगे? दरमियान में मैं सुन नहीं सका क्योंकि लाइट चली गई थी इधर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो आपके जहन में यकीनन कोई तस्वुर आया होगा, कोई ख्याल आया होगा किस चीज को आप क्या आपने, यानी इतने कोर्सेज तो ऑलरेडी, इतने दोहरा कुरान, इतने नमाज तरावी तो सब कुछ हो रहा है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि एक नए कोर्स को हम देख के ज्वाइन कर लें? इसकी क्या वजह हुई होगी? क्या आपके जहन में आया कि इससे आप क्या सीख सकते हैं? एक तो ये था कि मेरी मिसेज ऑलरेडी आपके साथ अटैच्ड हैं, तो आपका जो कोर्स करवाने का तरीकाकार है वो बाकी जो स्पीकर्स हैं उनसे जरा हटके है। हम्म। तो इस वजह से जो है ना मैं ये इसको ज्वाइन किया है कि आपका ओपिनियन जो आम रूटीन में ओपिनियन चल रहे होते हैं उनसे जरा हटके है, और आप जो है ना दोनों चीजों को साथ लेकर चलती हैं, कुरान को भी, हदीस को भी, और साथ जो है ना मुआशरे में जो इस वक्त हो रहा है, या जो हमें दरपेश मसाइल है उनको साथ लेकर चलती है। ठीक, इसलिए जो है ना मैंने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, ठीक है, ओके जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें जी, आप सब वेलकम। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अल्लाह करे कि हम उसको कामयाबी से आगे लेके चल सकें। कुछ चीजें हैं जो हम आगे बढ़ने से पहले हम सारे पार्टिसिपेंट्स को आगे पता होनी चाहिए। एक टीम के तौर पर हम आगे जाएंगे। इसमें बेसिक चीज ये है कि ये नहीं है कि जो माय आइडिया ऑफ लर्निंग है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान किसी दूसरे को सिखाने वाला होता है। हम मेरे यहाँ कुछ इस तरह की जो जिन चीजों को मैंने सीखा या पढ़ा है, उसके उसके मुताबिक हर इंसान के अंदर बहुत सारी विजडम है, बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन ये एबिलिटी सबके अंदर नहीं होती कि जो उसने सीखा या पढ़ा होता है या जो वो सुन रहा होता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उसको वो अपनी जिंदगी में कैसे ला सके। यहाँ पर आके हम सारे लोग डिफरेंट होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे अंदर ये एबिलिटी पैदा हो सके कि हम सबके पास अगर इतना नॉलेज है, हमारे पास अगर इतनी इंफॉर्मेशन है, और हम हैं भी इंफॉर्मेशन एरा के अंदर, तो फिर क्यों हमारे माशरे में तब्दीली नहीं आ रही? फिर हम बदल क्यों नहीं पा रहे? और प्राइमरीली मेरा टारगेट ये है कि मेरा मेरा अपने बच्चों के साथ, मेरा अपने स्पाउस के साथ, मेरा अपने रिश्तेदारों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हमने बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। तो ये मेन कंसर्न है, जहां पर हमारे पास जो नॉलेज मौजूद है वो मेरी जिंदगी में कैसे आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज है जी, नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे चलें यहाँ पर, कि सीखने के हवाले से मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी रिलेटेड टू टीचिंग फॉर एग्जांपल। और अगर हम टीचिंग के शोबे से वाबस्ता ना भी हों, तो फिर भी जब आप बाप हैं, जब आप भाई हैं, तो डेफिनेटली आप एक रोल मॉडल तो हैं अपने घर के लिए। इन एनी केस यू आर अ रोल मॉडल। आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपनी शॉप पे हैं, आप अपने घर में हैं। मैं मानूं इस बात को या ना मानूं, लेकिन द वे आई एम रिस्पॉन्डिंग टू माई चिल्ड्रन, द वे आई एम रिस्पॉन्डिंग टू माई स्पाउस, टू माई रिलेटिव्स, सब लोग आपसे कोई ना कोई तासुर ले रहे हैं। कोई कहते होंगे ये बहुत रूड है, कोई कहते होंगे ये मेरा हस्बैंड बड़ा खुश्क है, कोई कहता होगा कि ये हमारे बाबा जो उनसे बहुत लवली हैं, हमारे बाबा बहुत टॉकटिव हैं, हमारे बाबा बहुत बातें करते हैं हमसे। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बारे में कायम हैं। सेम वे, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, आपके जहन में क्या बात आती है? आपके ऑफिस के कलीग्स आपकी एब्सेंस में क्या कहते होंगे? द वन वर्ड अबाउट यू, मुझे नहीं आपने बताना, जस्ट राइट इन योर कॉपी। आपके घर वाले या आपके ऑफिस वाले इन योर एब्सेंस, जब आप मौजूद नहीं होते, तो एक वर्ड, दो वर्ड, वो आपके बारे में क्या कहते होंगे? विच काइंड ऑफ द पर्सन यू आर? जस्ट 30 seconds फॉर योर रिफ्लेक्शन आई एम प्रोवाइडिंग यू। ओके,
अच्छा, आप लोगों में से जो अपनी मर्जी से अगर कोई बताना चाहे, अपनी मर्जी से, अगर किसी को इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमें सिर्फ इसलिए कि हमें एक्सपीरियंस हो जाए, कोई बताना चाहेगा? और कोई मजबूरी नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है तो बिल्कुल नहीं बताएं। जी। और अगर आप लोग बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो यू कैन रेज योर हैंड। ऑप्शन आपके पास आ रही होगी रेज हैंड की, वहां से आप बता सकते हैं ताकि मुझे नाम लेने में आसानी रहे। या हु अ, इज गोइंग टू टेल? मैं जी। बताना चाहता जी इकराम साहब हूँ। जी बताइए। जी। हाँ जी। अच्छा, जो मेरा ओपिनियन है अपने बारे में कि इफ आई एम नॉट अवेलेबल हूँ या ना हूँ, लेकिन अगर आप पूछेंगे फ्रॉम माई फ्रेंड्स और फैमिली दोनों से, तो वो यही कहेंगे पॉजिटिविटी में कि ही इज सेंसिटिव और हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, काइंड हार्टेड है, बट एट द सेम टाइम इमोशनल भी है और बाज औकात में गुस्सा भी ज्यादा कर लेते हैं। राइट। तो ये मेरे बारे में। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये दो बिल्कुल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन हमारे साथ एज एन इंसान जाहिर है हमारे साथ ये चीजें मसले होते हैं। और गुस्सा इस तरह की चीज जी। होती है, या इमोशंस में आ जाना इस तरह की चीज होती है कि समटाइम्स वो इतनी अच्छी सारी खूबियों को खा जाती है, या इस तरह से। तो डेफिनेटली वील बिल्कुल। वर्क ऑन दैट एरिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर आंसर। जी फारूक। जी जी, जहाँ तक मुझे है कि मुझे जो फीडबैक थोड़ी बहुत मिलती है, तो वो बेसिकली यही होता है कि मैं थोड़ा सा नरम मिजाज हूँ अपने स्टाफ के साथ, लीनियंट हूँ। यानी अच्छा। कि मैं कोई बहुत ज्यादा यानी सख्ती करने वाला नहीं हूँ। यानी एक हम्म। होता है ना कि, लेकिन ये है कि उनको यानी कॉन्फिडेंस है कि कोई भी बात आके मेरे से वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो बस ये थोड़ा सा। ठीक है, आपके एब्सेंस बाकी में आपके ख्याल में वो ये कहते होंगे। जी जी। जी बस यही था। ठीक है। ओके जी, नसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। अगर मैं अपनी क्लास के हवाले से बात करूँ ना, तो मेरी क्लासेस दो तरह की हैं, जो एक छोटे बच्चों की है, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। हम्म। दोनों में एक बात कॉमन है। वो कहते हैं कि सर बड़े ना मूडी हैं, इनका पता नहीं चलता कब गुस्से में इन्होंने आना है। और मैंने कहना कुछ नहीं होता, बस हाँ जेस्चर हाँ। मेरे चेंज होते हैं। अच्छा ठीक है। वो भी ना सिचुएशन है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो उनकी लर्निंग उस तरह की नहीं जैसे मैं चाह रहा होता हूँ। ओके। वो बच्चों का इन्वायरमेंट इस तरह का है कि अगर उनको ना करें तो उन्होंने करना नहीं है, लेकिन उनकी एक परसेप्शन ये मेरे बारे में है कि ये हम्म। ऐसा होता है कि सर को पता नहीं चलना कि इन्होंने क्या कहना है, तो हमें ठीक। कॉन्शियस रहना है। राइट। तो ये साथ साथ ये भी है कि इन्होंने हमें कहना कुछ नहीं, ये भी पता उन्हें। ओके। एक ओके। बड़ा अच्छा होता है। ठीक। दूसरा, बिल्कुल मेरे सही। दोस्त जो हैं उनकी कई तरह की राय है। और एक तो जो जाहरी आम तौर पे होती है, वो मेरे ड्रेस के रिलेटेड अमूमी तौर पे वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे इस तरह की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, मेरा ह्यूमर बड़ा लाइट सा होता है। वो कहते हैं हल्की आंच पे आपका ह्यूमर होता है, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है। तो अमूमी तौर पे ऐसे हैं। सही। ठीक है जी, ठीक है, सही। फाइन। ठीक है, तो इसमें जिस एरिया के ऊपर सारी क्वालिटीज के ऊपर आप सारे फीडबैक को जहन में रख के अच्छा भी चल सकते हैं, मजीद भी इनको अच्छा किया जा सकता है। और ये जो मूडी की टर्म है, ये मूडी होना को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये पता है क्या होता है? जी ये जी होता है कि यू आर, या आप हैं, या अगर मैं मूडी हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम somehow आई एम अनप्रडिक्टेबल फॉर द पीपल। ठीक है, अगर मैं मूडी हूं तो मेरे बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि अब माँ से इस वक्त ये बात करूं कि ना करूं। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा बैठ के अपने बच्चों से बात की, मैंने बच्चों की एक्टिविटी सुनी, बच्चों अच्छा बेटा क्या हुआ आज कॉलेज में, क्या हुआ पार्क में, क्या हुआ, ओके कहाँ चोट लगी, किसने धक्का दिया, ये आप सारी बातें करें, तो फाइन, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। बट द नेक्स्ट मोमेंट आपकी ऑफिस से कॉल आ गई है, आपको कहीं से कोई बच्चों का फी वाउचर आपको पे करना पड़ गया, और आपने बहुत सारा खर्चा कर लिया है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो अब क्या हुआ आपके अंदर कुछ टेंशन जनरेट हुई है, हमारे अंदर कुछ इमोशंस जनरेट हुए हैं, जिन्होंने सडनली मेरे मूड और मिजाज को तब्दील कर दिया। अब मैं कहूँगी बच्चों ये क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी है, और तुम लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए हो, तुम लोगों से काम नहीं हो रहा। दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, कि मेरे ऊपर कुछ इमोशंस ने आके मुझे हाईजैक कर लिया है। पहले मेरे दिमाग पे ऊपर मेरे मेरी मेरी फॉर एग्जांपल अगर आप इमेजिन करें कि आप एक सवारी में हैं, तो पहले ब्रेन बैठा हुआ था, लेकिन अब ब्रेन की जगह इमोशंस आके बैठ गए हैं। तो
ये प्रॉब्लम खवातीन के साथ भी होता है, जाहिर सी बात है मर्द हजरात के साथ भी होता है। दोनों के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। खवातीन के ऊपर जो प्रेशर्स आते हैं वो बिल्कुल और तरह के होते हैं, और उनकी सेंसिटिविटी के एरिया बिल्कुल अलग होते हैं, मर्दों की सेंसिटिविटी के एरियाज बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमने इस फर्क को लेकिन समझना है कि कॉमन ये है कि इमोशंस जब हमें हाईजैक कर लेते हैं तो हम थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और जब हमारे इमोशंस बदलते हैं तो हमारा मूड बदल जाता है। तो इस लिहाज से ये एक थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपका नहीं, ये हम सबका ही है। और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि ये मूडी होना होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बाज लोग इसको बड़ा आ, फखरिया तौर से तारुफ करवाते हैं जी, कि आई एम वेरी मूडी एंड मैं तो ये करूंगी, इस टाइम पे ये नहीं करती। तो समटाइम्स लोग इसको इस तरह से लेते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से असल में इसमें थोड़ा सा मैं ना सीरियस फैक्टर भी आपके है। साथ ये शेयर हम्म। इसलिए किया क्योंकि बच्चों की वकैब ये है ना, ये जो हाँ। बच्चे मैंने सुना है उनसे बात करते हुए, राइट। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि बच्चों के पास ना इस तरह की वकैब है नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं। राइट। राइट, ये भी है और बिल्कुल। मैंने कभी इस तरह नहीं किया कि प्रिडिक्टेबल नहीं हो, बल्कि मेरा ख्याल है मोस्टली उन्हें प्रिडिक्टेबल हूँ कि जब ठीक है। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाना है ना, अब मेरे पास जितने मिनट्स हैं मैंने उस पे अपना एक कोर्स आउटलाइन है जिसको मैंने फॉलो करना है। ठीक और है। बच्चा अगर उसके रेलेवेंट बात करता है तो करता जाए, जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग लिए बात करेगा तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं डे वन से उनको एनकरेज करना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास स्टडी स्किल्स की क्लास थी, तो उनको मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्रेजेंटेशंस पे लगाया। वो मुझे उन्होंने बाद में बताया कि हमारे बारे बाकी लेक्चर्स में भी बड़ा फायदा हुआ। लेकिन स्टार्ट में उन्होंने बड़ा फील किया कि ये क्या सर करवा रहे हैं, ठीक ये है। नहीं करवाना चाहिए था, बाकी तो कोई करवाता नहीं है। चलो मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक बच्चे इस तरह कहते हैं। कहूट एक डिजिटल टूल है जो हम्म। गेमिफिकेशन के रिलेटेड है, वो मैं अपनी क्लास में एमसीक्यूज के लिए यूज करता हूँ। बहुत अच्छी क्लास है मेरी। तो एक बच्चा मुझे कहता है, सर जी, क्योंकि मैं लिबर्टी बच्चों को देता हूँ कि अपनी बात आप ओपनली करें, कहता है सर सही। जी आप ये क्या फजूल चीजें करवाते हैं। मैंने कहा क्यों मूसा, क्या बात हुई? कहता और पूरे कॉलेज में करवाता नहीं है, आप करवाते हैं, अगर इतनी अच्छी हो तो और भी कोई तो करवाए ना। हम्म। अब इस तरह के, मैं बच्चे को ये पता नहीं कि मैंने कहना क्या है या किस तरीके से कहना है, लेकिन लिबर्टी चूंकि मैंने उसको दी हुई है तो उसने बात कर ली। ठीक है। वो इस सेंस में भी आके ना चीजों को किस तरह कंसीडर करते हैं, राइट। लेकिन जो आप राइट। बात कह रही हैं वो तो क्वाइट सीरियस चीज है। ठीक है। ठीक है। देखिए, ये बड़ी अच्छी आपने बात, बहुत अच्छी बात नोट की है मेरे ख्याल में। और ये बड़ी देर से पता चलती है कि हमारे समटाइम्स बच्चे जो कहना चाह रहे होते हैं वो कह नहीं पाते। लेकिन ये बात मैं कहूंगी कि जितना मैं बच्चों औरतों के मसाइल को या हस्बैंड्स के मसाइल को देखती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि हम बड़ों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। यानी कि जी जी एक एक अगर खातून ये कह रही है कि मेरा हस्बैंड बड़ा जो है ना वो बड़ा रूड है, ठीक है, तो या बड़ा इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करता किसी से। तो मैं अगर सवाल ये पूछूं कि अच्छा, उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, हाँ क्रिकेट में तो उनसे घंटों बातें करवा लो। तो अब यहाँ जी पे इसका मतलब है कि फिर हस्बैंड कम बोलने वाला नहीं है, मसला ये है कि उसके पसंद की कोई बात नहीं होती है। ठीक है। जी तो जी यस ये यस। जो चीज है ना, यानी कि हम सेम वे अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के बारे में ये कहेगा या अपने अपने बच्चे के बारे में ये कहेगा कि ये जो उनसे है ना जी, पढ़ाई में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल केयरलेस है, बिल्कुल केयरलेस है। अच्छा, सवाल करेंगे कि ये केयरलेस बच्चा क्या सुबह उठता है? जी उठता है। स्कूल जाता है? जी जाता है। अच्छा, यूनिफॉर्म कपड़े तैयार होते हैं? हाँ वो तो करता है, वो तो करना ही होता है। अच्छा, नाश्ता जी करता है? हाँ वो भी कर लेता है। तो फिर हम उसे केयरलेस क्या, फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली? तो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे होते हैं कि वो हम मैंने देखा है कि पेरेंट्स ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है स्टडीज करने का, बच्चा वो लेवल ऑफ स्टडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमने उसके पूरी पर्सनालिटी के ऊपर टैग कर दिया केयरलेस। तो केयरलेस इतना बड़ा कैप्शन है, इसको बहुत छोटा 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 करके डिवाइड करना पड़ेगा कि बेसिकली आप केयरलेसनेस किसको कह रहे हैं। तो अब हम जब हम ये कैटेगराइज कर देते हैं बच्चे को कि तुम केयरलेस हो, तो वो कहता है अच्छा मैं हूँ केयरलेस, तो बस ठीक है, फिर आप मेरा अब आपने फिर मुझे और मजीद इससे क्या डिग्रेड करना है, बस मैं कुछ भी नहीं करता। दिस इज हाउ होता क्या है कि वाकई जो आप बात कह रहे हैं ना कि वोकेबलरी, तो ये सिर्फ बच्चों के साथ मसला नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं और होता क्या है, यानी उसके उनके अल्फाज मुनासिब नहीं निकलते। इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँ कि आप अपने पास एक सारे लोग एक जुमला नोट कीजिए कि जब आपके बच्चे थैंक यू कहते हैं, तो आप उनसे पलट के ये पूछिए किस चीज के लिए थैंक यू।
यानी हम तो इसी पे खुश हो जाते हैं ना कि हमारे बच्चे ने थैंक यू बोल दिया है, हमारा बच्चा नमाज पढ़ रहा है। और रोजे क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि हम अच्छे बंदे बने, और बस जी माँ बाप खुश। भाई आप आगे सवाल कीजिए कि क्या क्या मतलब है अच्छे बंदे बनने से, क्या मुराद है? ये थैंक यू आपने कहा, आपने क्यों थैंक यू कहा? तो क्वाइट शॉकिंगली आपको पता चलेगा कि समटाइम्स बच्चे के पास इससे आगे कोई आंसर नहीं है। यहां से ये बात पता चलती है कि वाकई वी ऑल आर लैकिंग वोकैबुलरी। ठीक है, सेम वे हम जब जब हम लोग अपनी बेगमात से बात करते हैं या बच्चों से या और लोगों से, तो हम बड़े बड़े लफ्ज बोल देते हैं जो हमने सुने हुए होते हैं। तो हमें वो कहने के बजाय बहुत नैरो डाउन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने फीडबैक में जो हमने दूसरों को कन्वे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह एक खातून को ये कहा जाए कि तुम बड़ी केयरलेस हो, तो अगर मैं उसके हस्बैंड से पूछूं कि क्या वो खाना नहीं बनाती, नहीं खाना तो बनाती है। अच्छा, क्या कपड़े प्रेस करनी होते? नहीं वो तो होते हैं। सफाई नहीं घर की होती? नहीं वो तो करती है। तो फिर किस चीज में केयरलेस है भाई? वो जी एक दिन जाना था तो वो टाइम पे तैयार नहीं हुई थी। तो यानी कि किस चीज को हम हमारा देखने का अंदाज क्या है? ये है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का पहला टूल, अवेयरनेस अबाउट योर प्रीवियस नॉलेज, जो नसीम भाई के पॉइंट से ही आगे निकल गया है। हम यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे या जिस तरीके से हमने पढ़ना है या सीखना है, पढ़ना भी मैं नहीं कहूंगी, सीखना है जिस तरीके से हमने, वो है अवेयरनेस अबाउट प्रीवियस नॉलेज। ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं, इनसे हम ये समझ पाएंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं और मेरे पास क्या क्या कुछ है, मैं इमोशंस में कैसा हूँ, मैं बात करने में कैसा हूँ, मैं लफ्जों के चुनाव में कैसा हूँ। पहली चीज इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सेकेंड थिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसे कहते हैं? ये क्लास ही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की है। लेकिन हमारी सोसाइटी में नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो बहुत दी जा रही है, टीचर्स क्या और पीडीज डीजीज क्या, और इसके अलावा पेरेंट्स क्या और माँ बाप क्या। अ, तो हम क्या करें कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज अपने बच्चों को दे देते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी जिसपे आप सब लोगों में से जो विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहें और जो कंफर्टेबल हैं वो मुझे आंसर कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ओके, रमजान मुबारक का क्या मतलब है? जब आप सब लोगों ने रमजान आया तो सबको रमजान मुबारक कहा होगा। ये रमजान मुबारक कह के आप क्या बेसिकली कहना चाह रहे थे? ये जो भी जेन्युइनली आपके जहन में बात आती है आप वो बात शेयर कीजिए। बिकॉज अगर नहीं शेयर करना चाहते तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। यानी यहाँ हमने अच्छे अच्छे आंसर्स नहीं देने हैं, हमने अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट एंड सिंसियर होना है, बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न। जी, तो अस्सलाम कौन? वालेकुम। मुझे तो ये वर्ड ना बिल्कुल खोखला सा लगता है। मैंने तो ये फॉर्मेलिटी के तौर पे वो कुछ कार्ड शेयर कर दिए, और ना मेरा दिल चाह रहा है इस तरह की चीजों को करने को, ना मैं इसको पसंद करता हूँ। अच्छा जी। रमजान मुबारक का मतलब ये है कि आप खुद मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएं, कोई मुबारक वाली चीज काम करें। लेकिन ये वर्डिंग यूज होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे तो ये खोखली लगती है, या शायद मैं एज में ज्यादा हो गया हूँ। मुझे ये राइट। इतने लगते नहीं है काम वाली चीजें। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी जी बशारत भाई। जी मैं मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, शायद ये भी दुआ से रिलेटेड हो सकता है कि आप रमज़ान में सेहतमंद रहें, आपको बरकतें हासिल हों, आपको आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल कर सकें, जो इसका पर्पज़ है उसको पूरा कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये एक एक चीज हमारे फॉर्मेट में लाजिम तौर से शामिल है कि जो कुछ आपने पिछला नॉलेज आपके पास था उससे अलग होकर अनलर्न करके आपने नया आंसर देना है, यानी कि सोच कर आंसर देना है। बेशक आप टाइम लीजिए, आप 1 मिनट वेट कर रहे हैं, 2 मिनट हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने नए सिरे से एक दफा सोच कर आंसर करना है। ठीक है। अच्छा, तो ये बिशारत भाई ने ये कहा कि दुआ इससे मुराद हो सकती है कि, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि क्या बाकी महीनों के अंदर हम किसी को सेहत की, हम किसी को बरकत की दुआ नहीं दे सकते, तो आप क्या अ, कहेंगे? सोच के जवाब दीजिएगा। जी इसमें चूंकि रमज़ान जो है वो अफजल महीना है, तो ये प्रोबेबली रमज़ान और जुमा मुबारक भी यूज़ होता है, तो ईद मुबारक यूज़ होता है।
तो ये शायद डिस्टिंक्शन की वजह से है। अदरवाइज अल्लाह की ज़ात तो हर वक्त है, और शायद हर दिन है, और हर रात है, और रात के कुछ पैर भी होते हैं जिनमें वो कहा जाता है बड़े अफजल होते हैं। सो इसमें मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जो इम्पोर्टेंस की ठीक वजह से ये बैक एंड पे इम्पोर्टेंस होती है इसमें। ठीक है, ओके। अच्छा, और कोई जी आंसर करना चाहेगा इसका? जी जी, मैं इकराम। जी जी अच्छा, इकराम। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है ना वो कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया डोमिनेटेड है, तो वी आर ड्रिवन बाय दीज थिंग्स। राइट। तो अभी जो बात हुई है ना जुम्मा मुबारक, तो हमने उलमा से सबसे सुना कि यार जुम्मा मुबारक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रमज़ान मुबारक की भी ज़रूरत, लेकिन व्हेन आई रिसीव तो मेरे जहन में दो चीज़ें थी। एक राइट। तो ये कि यार किसी ने चलो याद किया रमज़ान मुबारक दिया, तो आई शुड एज ए कर्टेसी डिमांड कि मैं जवाब दे दूँ। तो ठीक उसका है। सवाब अजर और दीन के बैकग्राउंड से ज़्यादा जो है ना वो जो मुरव्वत और कल्चरल या जो सोशल लिंकअप है ना वो दे दिया कि उसका जवाब दे दूँ। ठीक है। जी। ठीक। और दूसरा ये है कि अच्छा सब दे रहे हैं तो चलो मैं भी दे देता, तो हम वो जो एक भीड़ चाल में जो है ना फॉलो करते, तो वो उस वजह से। तो आई राइट। थिंक इसका कोई इतना शऊरी इसके साथ लिंक नहीं है, बल्कि बस सब दे रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। इसीलिए सिर्फ लास्ट बात ये कि अक्सर आपने कहा ना कि बाकी दिन भी तो अच्छे होते हैं, बाकी महीने भी अच्छे होते हैं। हम्म। तो बाकी महीनों में नॉर्मली मैं पर्सनली वो चीज़ें शेयर करता हूँ और उन लोगों के साथ करता हूँ कि आई नो कि ये मेरे इस मैसेज को इसलिए गौर से पढ़ेगा कि ये मिस्टर एक्स वाई जी इकराम ने भेजा, तो इसमें ज़रूर, यानी मैं ये गुमान करता हूँ, नेक गुमान, कि राइट। वो पढ़ेगा कि यार इसमें ज़रूर फ़ायदे की चीज़। तो हर चीज़ अगर आप करेंगे तो फिर उसकी कीमत कोई है नहीं। इसलिए सोशल मीडिया में दिन रात हज़ारों हदीस और हज़ारों अक़वाल ज़रीन हो रही है, तो लेकिन आप स्क्रॉल करके गुजर जाते हैं। एग्जैक्टली। जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के मेथड पे सीखना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हर वो चीज जो मेरी जिंदगी में हो रही है, आई हैव टू स्टॉप ओवर दैट एंड आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। जब हम मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से ये पूछा कि आप रमजान मुबारक, ओके, व्हाट आर यू रियली, व्हाट आर यू आर मीनिंग बाय दिस? तो जी क्या मतलब? पीपल और ब्लैंक, राइट? क्योंकि हमने असल में सोचा नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास तो मैसेज आया हुआ होता है, जैसे अभी इकराम साहब फरमा रहे थे कि मैसेज आता है तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो समटाइम्स हमने इतना कॉन्शियसली ये नहीं कह रहे होते। अब हमने क्या करना है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मेथड, जो कुछ आज मेरी जिंदगी में हो रहा है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके बारे में रुक कर सोचना है कि ये क्या काम है जो मैं करने जा रहा हूँ। जब मैं ये सोचने लग जाऊंगी, तो मेरे से जो अनकॉन्शियसली इतने सारे काम होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है? तो पूरी रूटीन के ऊपर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इस तरह से कारगर साबित होगी। अगर इसके मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, अगर आप किसी एक या दो एरिया के अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को ले आते हैं या कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आपकी बाकी सारी जिंदगी के गोशों में भी ये चीज काम करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। थर्ड इफेक्टिव टूल फॉर लर्निंग क्या है? क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस, जिसको मैं आप लोगों से अगेन एक सवाल के जरिए ही मैं आप लोगों से इस कॉन्सेप्ट को भी शेयर करूंगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यू आर ट्रैवलिंग समवेयर इन अ ट्रेन, और आप अपने डिब्बे में बैठे हुए हैं और अचानक से कोई शोर की ऊंची सी आवाजें आती हैं। पहले आप आराम से बैठे हुए थे, और पहले आपकी क्या कैफियत थी? और अचानक से जो से आपको वो जो दो तीन डब्बे ट्रेन के छोड़ के उसमें से आवाजें आनी स्टार्ट हो गई हैं, एक शोर सा आना स्टार्ट हो गया है, तो अब आपकी क्या कैफियत होगी? पहले क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत थी? इसके ऊपर पहले सोचिए अपने रिस्पॉन्स को, एंड देन ट्राई टू आंसर। जी जी शाहिद साहब। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो लास्ट टाइम अभी बात हो रही थी कि रमज़ान मुबारक और जुम्मा मुबारक के बारे में हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये एक-दूसरे को बताना चाह रहे होते हैं कि इस दिन की बहुत अहमियत है, ठीक है। और इस दिन के हवाले से हमें भरपूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम
बेहतरी की तरफ मजीद जा सकें। और अगर किसी के नॉलेज में अगर थोड़ी सी कमी है तो उससे उजागर किया जाए कि इस दिन की बहुत अहमियत है, और उस दिन से रिगार्डिंग जो भी हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें जो करना चाहिए उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और उसको वो एक्सपेडाइट करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहिए। अगर हम किसी हद तक कोई कमी कहीं पे जा रही है तो वो उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा है शाहिद भाई, ये ऐसा है कि ये आपके ना, ये वो है कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग के अंदर है। ठीक है। होता क्या है, जब हम ये जी मैसेज देते हैं या आपको जितने लोगों ने मैसेज किया, फॉर एग्जांपल अभी आप ना पलट के उनसे सवाल कीजिएगा कि ये आपने बेसिकली मुझे क्या पैगाम पहुंचाना चाहा है। यानी ये आप उन्हीं से कर सकते हैं जिनका आपका ताल्लुक, जिनसे आपका ताल्लुक अच्छा है। अम, वरना हो सकता है बाकी लोग तो माइंड भी इसके बारे में कर सकते हैं। एक मिनट जी, मुझे एक मिनट। ठीक है, आप उनसे जहां पर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है ना, वहां पे पूछिएगा इससे होगा क्या। इससे यही होगा ना कि वो भी एक लम्हे को सोचेंगे। तो हम असल में सोच को मुतारिफ करवाना चाहते हैं, जो आपके दिलों के अंदर छुपा हुआ है ना, वो किसी तरह से हम उसको डिग आउट करने में कामयाब हो जाएं। तो सोच की लहर को बेदार करना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम थोड़ी सी कोई इंफॉर्मेशन थ्रो कर दें। ठीक है। तो ये इस इससे ये मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाने के फायदे क्या हो सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने ये एग्जांपल कहा ना कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के हवाले से मैं आपको ये कहूंगी कि थ्रू द होल वीक आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि जितने लोग आपको जजाकल्ला और थैंक यू कह रहे हैं, आप सिर्फ उनसे सादा से सवाल कीजिएगा कि भाई थोड़ी सी मेहरबानी करके आप मुझे ये भी, मैं जानना चाह रही हूँ या जानना चाह रहा हूँ, आप ये बता सकते हैं कि ये आपने किस बात के लिए मुझे कहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में वो हो सकता है उनको 5-10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट सोचना पड़े कुछ, कि वो सोचेंगे। और हो सकता है जैसे होता है ना, हम खाना खाते हैं किसी दावत के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दावत में हमने मुख्तलिफ चीजें खाई पी, इंतजाम देखे, या चाहे घर वालों ने हमारे लिए खाना बनाया था, हमने कहा अच्छा जी बेगम बहुत शुक्रिया भाई। अब अगर बेगम पूछ ले कि किस बात के लिए शुक्रिया, तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप इसके दिमाग, आप अपना दिमाग में सोचिए इसका जवाब। ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट यू आर राइटिंग इट डाउन। तो जी ऐसा है कि जब आप भाई अपने मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस करती जाऊंगी जिनका मकसद सिर्फ ये होगा कि आप अपने बारे में कुछ अवेयरनेस हासिल कर सकें। और हमने एक बहुत ही स्लो प्रोसेस में ज़ाहिर है कि आगे की तरफ जाना है। तो आप अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो लिखते चले जाइए कि जब क्या आपको ये सोचने में मुश्किल थोड़ी देर के लिए हुई या नहीं हुई कि आप किस चीज के लिए कह रहे हैं। बेगम ने पूछ लिया कि किस चीज के लिए थैंक यू, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि खाना अच्छा था, या खाना, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी और मुझे टाइम पे खाना मिल गया, या फॉर एग्जाम्पल मुझे ये खास चीज चाहिए थी और वो आज थी, ये ना। या फिर सारे बच्चों को तुमने खाना खिलाया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम थकी हुई हो तो तुम भी ये सारा काम कर सकती हो, फॉर एग्जाम्पल। लाइक इस तरह से। या आपका कोई सब ऑर्डिनेट है, किस कहीं पे भी आप इस चीज को करें, तो आपको थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं किस चीज के लिए कह रहा हूँ थैंक यू। ठीक है। और हम जब ये सोचने, जब हम छोटी छोटी डिटेल्स में जाके ये करने के काबिल हो जाएंगे, एट दैट टाइम आपको पता चलेगा कि हमारे सोचने समझने का जो प्रोसेस है वो शार्प होना शुरू हो रहा है, तेज होना शुरू हो रहा है। अच्छा, अब वो थर्ड पॉइंट पे आते हैं जी, क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस के हवाले से। कि जब आपको, अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो आपके साथ वाले ट्रेन में बंदा बैठा हुआ है या लोग बैठे हुए हैं, आप जी इनसे जाकर जरा हाल चाल मालूम कर लें, तो उस सूरत में आपका क्या रिस्पांस होगा। लेकिन अगर आपको वहां पर कोई आवाजें सुनने को मिलती हैं साथ वाले डिब्बे में, कोई चीखो पुकार आती है, कोई शोर शराबा आता है, तो फिर उस सूरत में आपका रिस्पांस क्या होगा।
बताना चाहें तो कोई बता भी दे, और अगर लिखना चाहें तो सिर्फ आप अपने पास लिख लीजिए इसका आंसर। तो मैं बताऊं। जी जी बता दीजिए। हाँ, जो दोनों सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है कि कुछ भी नहीं है और बिल्कुल काम और ठीक नॉर्मल हालात है, तो जाहिर है कि अजनबी लोगों के बीच में जाके पूछना हाँ आपको जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट इवन देन जो हाँ हमारी एज जो है, तो बंदा जाके पूछ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, हम साथ वाले उसमें है, ठीक है। आप कहाँ सफर कर रहे हैं, किसी चीज की जरूरत हो, तो इस तरह यू कैन एस्टेब्लिश दी कांटेक्ट। और अच्छा। जो दूसरी सूरत हाल है, अगर कोई चीखो पुकार और शोर, तो आई थिंक उसमें अगर बगैर किसी तारुफ के आप अंदर जाएंगे और उनसे कोई बातचीत करेंगे, तो मे भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है ना वो हो सकता ठीक है। है। जी तो इस इससे ये बात पता चली है कि जब हमारे अंदर, यानी कि जैसे ही कोई आवाजें आपको आएंगी, तो सबसे पहले जो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा वो तजस्सुस का पैदा होगा। ठीक है। तजस्सुस जी वो चीज है कि जिसमें आपको सिचुएशन अनकंफर्टेबल भी लग रही हो, तो लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। हमारे लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर जो चीज मफकूद है, या जिस चीज को बेदार नहीं किया जाता पढ़ने में या पढ़ाने में, या इवन हमारे अपने अंदर या दीन के नॉलेज के अंदर भी, वो चीज ये है कि क्यूरोसिटी बिल्ड नहीं की जाती और इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डे वन पे अगर बच्चा हमसे ये सवाल करता है कि ये मामा पानी कहाँ से आया, ठीक है, मिसाल के तौर पर, अब कल मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया, मामा ये पानी, उसने पानी बनाया, जग बनाया पानी का, और उसने साथ एक गिलास बनाया। तो वो कह रही थी कि मामा ये पानी जो सा है, ये तो देखें वाइट कलर का होता है, तो लेकिन ये हर जगह पिक्चर्स में ब्लू क्यों बना हुआ होता है। तो क्योंकि हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि चिल्ड्रन कैन आस्क एनी क्वेश्चन, किसी भी किस्म का, चाहे वो हमारी किसी रूडनेस के ऊपर ही क्वेश्चन उठाने वाला क्यों ना हो, कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस एनवायरनमेंट की वजह से वो छोटे छोटे सवालों को भी काफी बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट करके कर सकने की पोजीशन में है। व्हेन शी आस्क्ड, तो मुझे इतना सही से इसका आंसर आया नहीं, मैं खुद सोच में पड़ गई कि इसको मैं क्या कहूँ, कि इतना सारा पानी। फिर मैंने कहा अगर मैं ये बता भी देती हूँ कि इतना सारा पानी जब इकट्ठा होता है तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता चला जाता है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ये कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेगी या इस चीज को कैसे लेगी। तो हम क्या करते हैं कि मैं उसको अगर फौरन आंसर कर दूंगी, तो अब वो एक इंफॉर्मेशन ले लेगी जो शायद उसके काम आए, जो शायद उसके काम ना आए। हमारा लर्निंग प्रोसेस ये होना चाहिए कि हम क्यूरियोसिटी को जन्म दें, हम इंक्विजिटिवनेस को, तजस्सुस को एक इंसान के दिमाग में बोना शुरू करें। यानी जिस दिन आपका बच्चा आपसे ये सवाल करे कि मामा ये जोहर के कितने फर्ज होते हैं, या मैं नमाज पढ़ लूं, तो हम कहते हैं हाँ बेटा नमाज पढ़ लो, नमाज क्यों नहीं पढ़नी, नमाज फर्ज की है, और ये 7 साल में तो फर्ज हो जाती है, और नबी वसल्लम ने तो ये कहा है, और अल्लाह ताला ने तो ये कहा है। तो इतनी सारी बातों का राइट आंसर प्रोवाइड कर देने के बाद एक बच्चा, बाजुकात या एक इंसान, अपनी हिम्मत से ज्यादा नॉलेज ले लेने की वजह से उसके अंदर वो तड़प, वो तलब, वो जुस्तजू, वो तजस्सुस नहीं पैदा होता, कि जिसके बाद उसके लिए नए इल्म को लेने की रास्ते खुले। सेम वे हमारी सारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारी सारी लर्निंग मेथड्स क्या हैं, क्रैम द इंफॉर्मेशन। हम बड़ी बड़ी चीजों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इस चीज को जाने बगैर कि ये इंसान अभी कहाँ खड़ा है, किस स्टेज पे है, और ये इसका दिमाग कितना जज्ब कर पाएगा। सो द बेस्ट मेथड इज कि आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि हम ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के काबिल होते हैं। तो अगली चीज जो आप अपने पूरे वीक में कर सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ये कर सकते हैं, आप अपने आप से सवाल करना शुरू कीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं तरावी पढ़ने क्यों जाता हूँ, मैं रमजान में तिलावत क्यों करता हूँ। ये कुछ सवाल हैं जो आप अपने पास लिख सकते हैं। मैं रमजान में कुरान क्यों खत्म करना चाहता हूँ, मैं बाकी महीनों में तिलावत क्यों नहीं करता, मैं तिलावत सिर्फ आयतें पढ़ के क्यों करता हूँ, मैं तिलावत में तर्जमा क्यों नहीं साथ में पढ़ता, रोजा रख के मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, या रोजा रख के अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो उसके बाद में ये मेरा रवैया ऐसा क्यों हो जाता है, रोजे के करीब आके चिड़चिड़ापन ज्यादा क्यों हो जाता है।
यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। इससे हम ना सिर्फ एक तरह के जो एक फ्लडेड इंफॉर्मेशन लेने के बजाय अपने अंदर से जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, अपनी रीजंस को जानना शुरू करते हैं। दिस इज हाउ अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, फॉर्मिंग एंड असेसिंग मेंटल कंस्ट्रक्शंस। जब आप क्यूरियोसिटी को बिल्ड करते हैं तो आपको अपने बारे में सोचने का, समझने का, दुनिया को, जिंदगी को, रिश्तों को देखने का अंदाज पता चलता है। उसके बारे में कुछ आपको पता चलेगा कि ये अच्छा, ये मेरी मेंटल कंस्ट्रक्शंस हैं, इस बात में मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, तिलावत के बारे में या कुरान के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये अल्लाह के वर्ड्स हैं, इनको बोलने पे ही एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं होता कि ऐसे वर्ड्स को जिनकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, इनको भी बोलूंगा तो क्या मुझे इतनी नेकियां मिलेंगी, राइट। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे, तो फिर आपके सामने आपकी मेंटल कंस्ट्रक्शंस यानी कि आपका सोचने का अंदाज क्या है, आपके सामने वाजे होना शुरू होगा। सेम वे फिर नेक्स्ट चीज है एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप पूरी सूरत हाल का तज्जिया करें, कहाँ से चीज खराब हुई, कहाँ से चीज ठीक हुई। नेक्स्ट वे है जी मेरे नजदीक जिससे सीखा जा सकता है, वो है कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस। आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर में अपनी बेगमात के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सिर्फ खाने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बजाय सिर्फ उनको, उनके लिए स्कूल उनको लेके जा रहे हैं, उनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और उनके लिए सिर्फ सर्विसेज करने के बजाय क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। यानी आप सारे फादर्स हैं, यकीनन आप लोग उनके एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, उनको स्कूल कॉलेज लेके आने जाने की सर्विसेज दे रहे हैं, गाड़ियां लगवाई हुई हैं, उनके सारी नीड्स को पूरा करते जा रहे हैं। बट आई विल आस्क अ क्वेश्चन, क्या इस तरीके से लर्निंग हो जाती है? यानी हो सकता है मेरे बच्चों को ये भी ना पता चले किसी दिन कि मेरे अब्बा जान किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, आज उनका मूड खराब किस बात से हो गया था, और ये आज इतना खुश क्यों हैं। सेम वे शायद मेरी बेगम को ना पता चल सके जी कि ये आज मुझे किस बात पे गुस्सा आया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल। या फिर ये कि आज अगर मैं किसी एक्स्ट्रा चीज की डिमांड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो जिस घर के अंदर कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस का माहौल होता है, वहां पे बच्चों के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के पास होती है, और पेरेंट्स के पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, बच्चों के पास पेरेंट्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि उनके बीच में बातें और गुफ्तगुएं करके एक ट्रस्ट का माहौल बिल्ड होता है। जितना आपके दाएं बाएं के लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, बिलीव मी, उतना ही आपकी इन्वायरमेंट या आपकी जो वो रिलेशनशिप है वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग गुफ्तगू को इसलिए अवॉइड करते हैं, खास तौर पर मियाँ बीवी, कि जी सिचुएशन खराब हो जाएगी, इन्हें गुस्सा चढ़ जाना है। तो गुस्सा चढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, अगले दिन आप तो सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर लर्नर्स, वी ऑल आर लर्नर्स, हम लोगों के अंदर हकीकी तौर पर सीखने का जज्बा है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तो सीख रहे हैं, आप अपने आप को कल ये सवाल कर देंगे और दोबारा ये बात कन्वे कर देंगे कि देखो कल मेरे से ये खराबी हो गई थी, आई विल ट्राई कि आज हम अच्छी डिस्कशन को जारी रखें इस बात के ऊपर। तो कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन एक नेचुरल तरीका है सीखने का, जिसके बारे में हमें ज्यादा, हम इतने टाइम बाउंड हैं कि हम लोग कॉन्वर्सेशंस को कोई ज्यादा खास अहमियत नहीं देते। अच्छा, फिर इसी तरह बहुत सारे फादर्स का ये कहना है कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, बच्चे उनको, वो बच्चे अकम्पनी कर रहे होते हैं उन्हें, ये क्वालिटी टाइम नहीं होता, ये सर्विसेज का टाइम होता है। ये तो कोई सर्वेंट भी कर सकता है, सिर्फ उनकी नीड्स पूरी करना एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। फादरहुड के लिए जरूरी है कि जज्बात एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएं, फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। सो दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन आवर लाइव्स, जब हमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के बारे में आगाही मिलती है। ये चीज एसेस करनी है। जी नसीम भाई, आपका हैंड रेज है। जी जी, मैं आपकी इस बात से एग्री तो करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी समटाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां हमें सिलेक्टिव गुफ्तगू करनी होती है, समटाइम्स हमें इसको ब्लॉक करना होता है। मैं आपको रिसेंटली अपनी एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। मैं, मेरा क्लर्क मुझे कहता है, कॉल की उसने, सर जी आपके मेकअप क्लासेस करनी है यूनिवर्सिटी की, तो आप इस तरह करें, सैटरडे को, मेरी सैटरडे को क्लास होती है यूनिवर्सिटी की, बीएस की, तो हम इसको ना ऑफ करना चाह रहे हैं, सैटरडे को हम क्लास करेंगे ही नहीं यूनिवर्सिटी में ना, तो आप थर्सडे या वेंसडे पे शिफ्ट करें अपनी क्लास। तो मेरी कॉलेज में भी क्लास है, तो मैंने कहा मैं टाइम टेबल चेक करके ना फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा आप मेरी ना वेंसडे को कर लें, मैंने उनको टाइम स्लॉट शेयर कर दी।
तो जो उन्होंने मुझे टाइम टेबल सेंड किया ना, उसमें सैटरडे की क्लास थी, तो वो जो मेरी क्लास जिसपे मुझे टाइम उन्होंने कहा था वो है ही नहीं। मैंने उन्हें वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा आपने कामरान साहब कहा था कि सैटरडे को ऑफ करना है, तो मैंने तो इधर से अपने दूसरे टाइम टेबल में रिक्वेस्ट करके तो ये शेयरिंग आपसे की है। तो मुझे कहते हैं आपको सर पता ही नहीं चला, मैंने आपसे बात क्या की थी और आपने ये क्या कह दिया। वो तो मैं मेकअप क्लास के लिए कह रहा था, तो मेकअप क्लास मेरी फ्राइडे को थी, आज थी, और मैंने उनको टाइम टेबल शेयर किया कि ये तो मुझे मैसेज ऑलरेडी आया हुआ था। अब इस तरह के बंदे के साथ आप कितनी आप पॉजिटिव बात कर सकते हैं, या बेहतर नहीं है कि इस तरह के बंदे के साथ लिमिटेड और टू द पॉइंट बात की जाए, उससे बात कम की जाए। हम्म आप ट्रस्ट बिल्ड करने के बजाय उससे अपना ट्रस्ट खराब कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें नसीम भाई, इसमें पॉइंट ये है कि ये जो अपने ट्रस्ट बिल्ड करने का काम है, इसमें यकीनन आपको इसके लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपका जो रोल, मैं आपसे सवाल करती हूँ, इस बात को समझने के लिए मैं आपसे दो तीन सवाल करती हूँ। आप मुझे ये बताइए अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर गौर करके कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपकी जिंदगी में इस वक्त कौन सा है? इन विच रोल यू आर फीलिंग के जो आपके, जिसको ये निभाना ही निभाना है, वो कौन सा रोल है? वो फादरहुड है, मैं ऑब्वियसली उसमें तो बड़ा कॉन्शियस हूँ। राइट, ठीक है। आप एक फादर हैं। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा प्रोफेशन है जी, जिसके साथ मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, टीचिंग है, ठीक है, उसको मुझे ठीक है। मैनेज करना है। राइट, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपने इन, और इसी तरह आपके रोल्स आगे भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के एक मेंबर हैं या आप एक हस्बैंड हैं, से इसी तरह आप कुछ लोगों के रिलेटिव हैं, इसी तरह आगे 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 आपके रोल्स जाते चले जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो हम जो चीजें सीखेंगे ना, हमने जिस रोल को जितना इम्पोर्टेंट है उसको उतना ज्यादा टाइम देना है और वहां पर चीजों को ज्यादा अप्लाई करना है। बाकी सारे लोगों में यू आर फ्री टू कट एंड अपना पैटर्न आप अपनी ईज पे बना सकते हैं। जितना आपके साथ कम किसी का रोल है, वहां पर आप चीजों को ज़ाहिर है बहुत ज्यादा लिमिटेड रख सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। एक वक्त आएगा आप शायद ये सोचेंगे हाँ यहाँ पे भी किया जा सकता है, फाइन, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर अभी आप फील नहीं करते तो इट्स ओके, वहां पर आप इतना टाइम ना इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास और हम इसको आगे चलते हैं। यही जो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं कि मानी के सवाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिए कि आप थैंक यू क्यों कह रहे हैं, ठीक है, शुक्रिया आपने किस बात के लिए शुक्रिया कहा, अपने आप से सवाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने, जैसे मैंने आगाज इस बात से किया था कि आपने ये सेशन क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। इसी तरह एक सवाल मैं और आपसे ये कर सकती हूँ कि आज के सेशन में आपके अंदर लर्निंग के हवाले से कौन सी नई चीज आपके जहन में ख्याल में आई है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जब आप अपने आप से करते हैं तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नया रुख देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। ये एक मुश्किल स्किल है काफी ज्यादा, लेकिन इसमें होता ये है कि हम ये सोचते हैं कि एक इंसान किस पर्सपेक्टिव से खड़ा होकर बात कर रहा है, ये दूसरा इंसान जो मुझसे इतनी मुख्तलिफ बात कर रहा है, इसका जाविया क्या है और ये ऐसे बात क्यों कर रहा है। इन सवालों को या इन बातों को जानना को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी। तो लर्निंग के हवाले से लास्टली अगर मैं डेफिनेशन दूं तो वो ये बनती है कि लर्निंग में हमने एक होता है नॉलेज लेना, लेकिन मेरे यहाँ या इस सेशन के यहाँ जो हम लर्निंग का आइडिया डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मेरी जिंदगी से डायरेक्टली रिलेट कर जाए। यानी बड़ा लेक्चर लेने के बजाय, कोई बड़ा दर्स लेने के बजाय, हम ये देखें कि जो मैं गेन कर रहा हूं या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आज मेरी जिंदगी से डायरेक्टली रिलेटेड किस तरह है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो चीज डायरेक्टली आपकी जिंदगी से रिलेट कर जाती है वो इंसान को याद नहीं करनी पड़ती, वो इंसान को याद रखनी नहीं पड़ती, बल्कि वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि क्या जब आप लोगों ने, ये आप लोग बच्चों को देखते होंगे, बच्चे गिलास में पानी डालना सीखते हैं, डोंगे से सालन डालना सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, गाड़ी चलाना आप लोग सीखते हैं, इसी तरह कोई खास चीज, कोई कुक करना आपने सीखी, कोई खास प्रोग्रामिंग का स्किल आपने सीखा,
क्या इनमें से कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने डायरेक्टली अपनी जिंदगी से रिलेट कर लिया, क्या वो फिर भूली? नहीं, याद रही। वो याद रही। क्यों? कि जो चीज आपकी जिंदगी से डायरेक्टली रिलेट कर जाती है और आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी एक्टिव लर्निंग होती है, वो हमारी प्रोडक्टिव लर्निंग होती है, और वो हमसे कभी भी भूलती नहीं है। तो हमारी लर्निंग में आपने कभी देखा होगा आजकल, ये देखें जो हमारे स्कूलिंग एंड एजुकेशन के पैराडाइम्स हैं, ये शदीद किस्म का इनके अंदर एक डिबेट और बाजार ओपिनियंस हमारे सामने आ रही हैं कि जी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेकार। वजह वजह ये कि बच्चे के अंदर ना तलब है ना तड़प है, और उसको बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं। प्लस कॉन्सेप्ट्स वो दे दिए गए हैं जो उसकी जिंदगी में, यानी आज बच्चे ये नहीं जानते कि वो जो वर्नियर कैलिपर है उसकी रियल डायमेंशंस करने की मुझे क्या जरूरत है। वो वर्नियर कैलिपर की तस्वीरें तो देखते रहेंगे, बनाते भी रहेंगे, बट दे हैवंट यूज दैट वर्नियर कैलिपर इन देयर लाइफ। तो इस वर्नियर कैलिपर की इसको रट्टा मार के वो इसको बस ज्यादा से ज्यादा चंद माह के लिए याद रख सकेंगे, तो ये लर्निंग नहीं है, ये थोड़ा खोलो लर्निंग। नाया, जी नाया थोड़ा खोलो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिशारत भाई? जी सॉरी सॉरी। ओके, ठीक है, ठीक है जी। ये है हमारा लर्निंग का आइडिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, और हमारा ये फॉर्मेट है, ये कुछ चीजें हैं। इसमें कोई बात समझ में ना आए, कोई सवाल है, कोई कमेंट है, आप किसी भी वक्त वो कर सकते हैं। हमारा सेशन इस तरह से आगे चलेगा। और ये वो चीज है जिसको आज हमारी पहली स्लाइड थी, तो इसमें मैं आपको एक काम सोचने के लिए दे रही हूँ कि आप सारे लोग सूरह अल फातिहा पढ़ते हैं। इसके हवाले से अगर आप लोग अपने नेक्स्ट वीक में ये सोच कर आए कि शुक्र किस चीज की अलामत है, द ओनली क्वेश्चन, शुक्र किस चीज की अलामत है, शुक्र करने का इजहार किस चीज का इजहार होता है। ठीक है जी, ये सवालात आपके अंदर से निकलेंगे तो डेफिनेटली इस वीक के लिए ये काफी ज्यादा बड़ा काम हो जाएगा। ओके जी, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे ओके, बस ये है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होगा बोला। ठीक है। इसको नसीम भाई अगर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ले लें। नेक्स्ट जी जरूर, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, हमारा टाइम जो मैम, है। जी जी। मैं अपना क्वेश्चन आपको ग्रुप में काइंडली कर दीजिएगा, क्योंकि अब स्पीकर ऑन ऑफ ऑफ हो गया था, नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं सुन नहीं सका। तो ठीक है, आप इसको ग्रुप में काइंडली वो मैं भेज देती हूँ, बिल्कुल मैं भेजूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके जी, जजाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ठीक है, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। जज़ाकल्लाह। अब